हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आज के इस नए वीडियो में पुनः स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र का अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग, ना अध्याय 2 का नाम क्या है? संसाधन के रूप में लोग। कि हम प्रश्न बैंक के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं। प्रश्न बैंक में से ही आपको वार्षिक परीक्षा का पेपर तैयार किया जाएगा, तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है, साथ ही में नोट्स बनाते हुए भी चलना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, अध्याय 2 में से आपका एक लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 4 अंक का होगा। तो इसमें आपको बड़े बड़े प्रश्नों को याद करना है ना, बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर को आपको याद करना है, ज़्यादा ज़्यादा शब्दों में आपको लिखने की कोशिश करना है ना। तो चलिए हम सबसे पहले इनके ब्लूप्रिंट के आधार पर क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। देख लीजिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए बेस्ट निकाला हूँ, है ना। बेस्ट मैंने आपके लिए आंसर निकाला हूँ, मैंने इसको अपनी बुक गाइड में से निकाला हूँ, है ना। और आप इनको तैयार कर सकते हो क्योंकि जो आपका प्रश्न बैंक दिया गया है, प्रश्न बैंक में आपके छोटे छोटे प्रश्न आंसर दिए गए हैं जो कि परीक्षा के लिए उचित शब्द सीमा को पालन नहीं करते हैं, है ना। उसमें उसमें उचित शब्द नहीं दिए गए, छोटे छोटे आंसर दे दिए गए, इसलिए मैंने आपके लिए बेस्ट आंसर निकाला हूँ। आप इनके नोट्स बनाते चलिए, है ना। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है ना। तो आपको बताना है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, इसका उत्तर में आप लिखेंगे, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला पॉइंट देखिए, शिक्षा राष्ट्रीय आय, सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाती है और सामाजिक विकास में वृद्धि भी करती है ना। आप शिक्षा लेंगे, शिक्षा लेने के बाद आपको रोजगार प्राप्त होगा, रोजगार से आपको वेतन मिलेगा, वेतन मिलने से राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि बढ़ेगी, है ना। और सामाजिक विकास में भी वृद्धि होगी, आपका समाज का विकास भी होगा, है ना। जब आदमी को रोजगार मिल जाता है तो उसकी समाज में भी वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा देखिएगा, शिक्षा के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है ना। जब शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो रोजगार मिलने के बाद उसको वेतन मिलता है, वेतन मिलने से जो देश की आर्थिक विकास होती है, देश की जीडीपी बढ़ती है ना। देश को कई प्रकार से प्रत्यक्ष परिणाम देने को मिलते हैं, अर्थात देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तीसरा हम देखते हैं, शिक्षा अच्छी नौकरी और वेतन के रूप में परिणाम देती है ना। आप यदि आप भी शिक्षा कर रहे हो, यदि आपने बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा हासिल की, यदि आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की, तो आगे चल के आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छी नौकरी के परिणाम स्वरूप आपको वेतन मिलेगा। तो अर्थात शिक्षा अच्छी नौकरी के रूप में वेतन और अच्छी नौकरी के रूप में परिणाम देती है। अभी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, इसका परिणाम आपको 4-5 साल बाद में देने को मिलेगा, इसलिए आपको शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं भी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। पांचवा देखिए, चौथा देखिए, शिक्षा मानव के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण है ना। जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, है ना, यदि किसी व्यक्ति का विकास करना है, यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है तो वह शिक्षा के माध्यम से होता है। शिक्षा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, शिक्षा अच्छे ज्ञान और उत्तम प्रशिक्षण से देश के संसाधनों का उत्तम प्रयोग करना सिखाती है ना। यदि आप शिक्षा ग्रहण करते हो तो आपको देश में जो भी संसाधन है ना, जैसे कि आपका कॉपी पेन संसाधन हो गया, कई सारे संसाधन हो गए, आप जो संसाधन को उपयोग है उसे दिमाग के माध्यम से करते हो, अर्थात शिक्षा से संसाधनों का उत्तम प्रयोग करना सिखाती है। छठा देखिएगा, शिक्षा जीवन के नए मूल्य विकसित करती है ना। आपका व्यक्तित्व का विकास होता है, आपके दिमाग में नए नए मूल्य विकसित होते रहते हैं। शिक्षा सभी व्यक्ति की मानसिक क्षमता को बढ़ाती है ना। शिक्षा से आपका बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि का विकास होने के परिणाम स्वरूप आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती है, आपकी दिमाग की कैपेसिटी बढ़ जाती है शिक्षा को ग्रहण करने की। तो इस प्रकार से जो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा भूमिका निभाती है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। आप काफ़ी बड़ा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, लगभग आपको 120 शब्द में आंसर लिखना पड़ता है। प्रश्न बैंक में आपको छोटे छोटे आंसर दिए गए थे, इसलिए मैंने आपको उससे नहीं पढ़ाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैंने आपके लिए बेस्ट आंसर ढूंढ के निकाला हूँ। जैसे कि मुझे याला क्वेश्चन में मेरे को प्रश्न बैंक का आंसर बेस्ट लगा, इसलिए मैंने प्रश्न बैंक का लिया हूँ, है ना। देखिए क्या है, देखिए सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अर्थ बताइए, है ना। क्या है, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में आपको अर्थ बताना है। तो देखिए, हम एक साइड कॉलम बनाते हैं मानव पूंजी का और दूसरी तरफ आपको कॉलम बनाना है भौतिक पूंजी का। तो देखिए, हम अर्थ को समझते हैं। पहला,
मानव पूंजी से आशय कर्मचारी द्वारा संगठन में लाए गए ज्ञान, प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं के भंडार से है ना। मानव की पूंजी, हम मानव की पूंजी को उसे कहेंगे अर्थात मानव जो काम करता है, मानव जो ज्ञान हासिल करता है, प्रतिभा हासिल करता है, उसके अंदर जो स्किल होती है, कौशल होता है और उसके अंदर जितनी क्षमता होती है, उसको जो संगठन होगा उसको हम मानव की पूंजी कहेंगे। अर्थात मानव के कार्य करने की क्षमता को हम मानव पूंजी भी कह सकते हैं। और भौतिक पूंजी अर्थात प्रैक्टिकल मनी, रियल मनी, है ना। अर्थात भौतिक पूंजी से आशय कंपनी की मानवीय संपत्ति से है ना। कोई भी कंपनी जो होती है वह संपत्ति बनाती है और संपत्ति से वह वस्तु खरीदता है ना। संपत्ति को हम वस्तु भी कह सकते हैं और उस वस्तु से उस कंपनी को लाभ होता है, तो हम उसे भौतिक पूंजी कहते हैं। अर्थात भौतिक पूंजी को हम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। हम यदि किसी कार में इन्वेस्ट करें तो हमें उसका रिटर्न प्राप्त होता है ना। हम संपत्ति बनाते हैं, संपत्ति से हमें लाभ प्राप्त होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मानव ने अपने ज्ञान के आधार पर पूंजी को विकसित किया है ना। सबसे पहले मानव जो है वह ज्ञान का प्रशिक्षण लेता है ना, ज्ञान शिक्षा हासिल करता है, उसके बाद वह पूंजी को विकसित करता है। इसमें देखिए भौतिक पूंजी में क्या होता है, भौतिक पूंजी अपने समय अनुसार परिवर्तित होती गई। जैसे आदि मानव के समय औजार और आधुनिक औजार, है ना। जब पुराना जमाना होता था, जब आदि मानव रहा करते थे, तब उनके लिए औजार एक इन्वेस्टमेंट होता था, उनके लिए औजार एक संपत्ति होता था, भौतिक पूंजी होती थी, जिसके कारण वे, है ना, गुजारा करते थे अपने जीवन में, है ना। कंदमूल खाते थे, जानवरों की हत्या करते थे और उनका भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन आजकल आधुनिक औजार हो गए, है ना, आधुनिक मशीन आ गए, जिसकी वजह से हम गुजारा करते हैं, हम अपने जीवन को बिताते हैं। तो इस प्रकार से मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर है। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे, है ना। आपको बेरोजगारी शब्द का अर्थ बताना है कि बेरोजगारी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, तो देखिए बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। बेरोजगारी से आशय ऐसी स्थिति से है ना। बेरोजगारी का आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है परंतु उसे कार्य नहीं मिलता है ना। बेरोजगारी से आशय क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति के हाथ पांव चल रहा है, वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है और काम करने को भी इच्छुक है, लेकिन काम करने को तैयार होता है लेकिन उसे कार्य नहीं मिलता है ना। कोई भी व्यक्ति उसे कार्य नहीं देता, कोई भी व्यक्ति उसे रोजगार नहीं देता है। बेरोजगारी की स्थिति में श्रम शक्ति और रोजगार के अवसरों की असमानता बढ़ जाती है ना। उसके अंतर्गत जितने का श्रम करने की शक्ति होती है ना, श्रम करने की शक्ति उसके अंतर्गत बहुत अधिक होती है, लेकिन रोजगार के अवसर कम होते हैं। तो इस प्रकार श्रम शक्ति और रोजगार के अवसरों की असमानता बढ़ जाती है। इससे श्रमिकों की मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होती है ना। जो श्रमिक की मांग होती है वह अधिक होती है। ऐसे स्थिति में बहुत से व्यक्ति कार्य करने योग्य तो है परंतु उन्हें कार्य नहीं मिल पाता है ना। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आपको आसपास मोहल्ले पड़ोस में भी ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो कि बेरोजगार बैठे रहते हैं, है ना। वे कार्य करने के इच्छुक होते हैं लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिलता है, इसे ही हम बेरोजगारी कहते हैं, है ना। बेरोजगारी, कई व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, वे सरकारी नौकरी करने के इच्छुक है लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर उनके अंदर कोई क्षमता की कमी है जिसके कारण उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है और इस प्रकार बेरोजगार बैठे रह रहे हैं। और जब उन्होंने इतनी शिक्षा हासिल कर ली है तो उन्हें जो निम्न स्तर के काम होते हैं वे भी करने की इच्छा नहीं होती है ना। वे समझते हैं कि यदि हम निम्न स्तर के काम करेंगे तो हमारी वैल्यू घट जाएगी, इस कारण वे शर्माते भी है, जिसके कारण वे बेरोजगार बैठे रहते हैं। आखिर ना वे पैसा कमाते हैं ना ही कुछ कर पाते हैं। तो इस प्रकार हम इससे बेरोजगारी कह सकते हैं। अर्थात सामान्यतः बेरोजगारी से आशय रोजगार के अवसरों की तुलना में मानव शक्ति के आधिक्य की स्थिति से लगाया जाता है। तो इस प्रकार बेरोजगारी शब्द का अर्थ होता है। अब देखिए इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है ना। आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, और एक और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी के विपरीत होगा मौसमी बेरोजगारी। तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, जब किसी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हो तो बाहर से तो सभी श्रमिक कार्य में लगे प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें से काफ़ी श्रमिक बेरोजगारी की अवस्था में होते हैं। यदि इनमें से कुछ श्रमिकों को व्यवसाय से हटा लिया जाए तो कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आती।
बेरोजगारी की इस स्थिति को प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, है ना। प्रच्छन्न को हम अदृश्य बेरोजगारी भी कह सकते हैं। यह प्रमुख रूप से कृषि व्यवसाय में देखने को मिलती है ना। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, है ना। अर्थात इसका अर्थ क्या है, किसी व्यवसाय में मान के चलिए किसी खेत में 3 व्यक्तियों की आवश्यकता है ना। वहां पर केवल 3 व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन घर के सभी 5 व्यक्ति उस कार्य में चले जाते हैं, है ना। दिखावे के तौर पर वे 5 व्यक्ति चले जाते हैं कि उनकी अच्छी आय प्राप्त हो जाए, है ना, 5 व्यक्ति को रोजगार मिल जाए। लेकिन उनमें से ऐसे 2 व्यक्ति जो है उनको कार्य की आवश्यकता नहीं होती है ना। उनके कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। यदि वे 2 व्यक्ति कार्य ना भी करें तो उत्पादन में कोई भी कमी नहीं आती है, कोई भी अंतर नहीं आता है। चाहे तो वे 3 व्यक्ति ही कार्य करके उतना उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन फिर वे 5 व्यक्ति कार्य करके उत्पादन करते हैं। अर्थात 2 व्यक्ति उसमें से मतलब कि बेरोजगारी के कगार पर होते हैं। यही अदृश्य यानी छुपी हुई बेरोजगारी हम उसे कहते हैं। अर्थात, है ना, काफ़ी जो है मतलब कि सामने से हमें दिखती नहीं है, प्रच्छन्न बेरोजगारी हमें सामने से दिखती नहीं है, ये छुपी हुई होती है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम मौसमी बेरोजगारी देखते हैं, है ना। ये अंतर देख रहे हैं हम, है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी हमने समझ लिया, अब देखिए मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी से आपको स्पष्ट हो रहा होगा मौसम की बेरोजगारी, अर्थात किसी विशेष मौसम में या फिर, है ना, या तो गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में, बरसात के मौसम में, है ना, कोई भी मौसम में जो बेरोजगारी होती है हम उसे मौसमी बेरोजगारी भी कह सकते हैं, किसी निश्चित मौसम में बेरोजगारी। तो देखिए मौसमी बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। साल भर तो वे रोजगार प्राप्त करते हैं, लेकिन साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें वे रोजगार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। इसका एक उदाहरण है, आपने देखा होगा किसान लोग जो होते हैं, है ना, किसान लोग क्या करते हैं, किसान लोग बरसात में और सर्दी में तो व्यस्त रहते हैं, उनको रोजगार प्राप्त होते रहता है ना। फसलों को बो दिए बरसात में, जैसे कि आपने एमपी में देखा होगा, है ना, फसलों को बो दिए उन्हें, मक्का की फसल को बो दिए, बाद में गेहूं की फसल को बो दिए, ज़्यादातर यही बो जाता है ना। आपने आस पड़ोस में देखना, है ना। तो इस समय तो भाई रोजगार की कगार पर होते हैं, लेकिन गर्मी में क्या होता है, गर्मी में पानी सूख जाता है ना, पानी सूख जाता है, सूखा पड़ जाता है कभी कभी, है ना, पानी उतने अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसके कारण वे फसल को नहीं बो पाते हैं। तो फसलों को नहीं बो पाते तो समझ लीजिए अप्रैल से लेकर मई तक की जो उनकी बेरोजगारी हो गई, है ना, अर्थात वे अप्रैल से लेकर मई तक वे बेरोजगार बैठे रहते हैं, वे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसे ही हम मौसमी बेरोजगारी भी कह सकते हैं। यहीं पर यही लिखा है, कृषि पर आधारित आश्रित लोग आमतौर पर इसी प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, है ना। साल भर तो उन्हें रोजगार प्राप्त होता है, लेकिन कुछ विशेष महीनों में बेरोजगार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसका कारण प्राकृतिक भी हो सकता है ना, क्योंकि प्राकृतिक रूप से पानी नहीं मिल पाता है ना, कुएं सब बोर सूख जाते हैं, इस कारण उन्हें पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और घेराई होती है ना। इनके कारण मजदूरों लोग को भी व्यवसाय अर्थात रोजगार मिल जाता है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक कार्य नहीं मिल पाता, इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, अर्थात मौसम की बेरोजगारी कहते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसम बेरोजगारी में अंतर। आप चाहे तो इसे रिपीट करके भी देख सकते हैं वीडियो को, है ना। वीडियो तो एक ही है ना, आप यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को फिर से लगाकर भी देख सकते हैं, कम से कम 2 बार वीडियो देखिएगा आप। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानवीय पूंजी निर्माण का क्या अर्थ है ना। अर्थात मानवीय पूंजी निर्माण किसे कहते हैं, आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है, अर्थात देश की अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व होता है ना। तो हम समझते हैं मानव पूंजी निर्माण या फिर मानवीय पूंजी निर्माण। तो देखिएगा, जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। अर्थात मानव जब पूंजी का निर्माण करने लग जाता है ना, कोई व्यक्ति जब पूंजी का निर्माण करने लग जाता है, हम उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और मानव पूंजी का निर्माण किस प्रकार से होता है, जब व्यक्ति को अधिक शिक्षा दी जाती है, अच्छा स्वास्थ्य दिया जाता है और उसे अधिक विकसित किया जाता है ना। आपको भी शिक्षा मिल रही है, आपको अभी अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, तो इसके कारण आपकी जो बुद्धि है उसका विकास हो रहा है, और आपकी बुद्धि के विकास होने के कारण एक समय ऐसा आएगा जब आप अच्छा पैसा कमाने लग जाओगे, अर्थात आप पूंजी के निर्माण करने लग जाओगे। हम इसे मानव पूंजी निर्माण कह सकते हैं।
आगे देखिएगा, इसका हम नेक्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं कि आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है, अर्थात देश के आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व होता है। देखिए, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गतिशील करने में गुणात्मक घटकों को बहुमूल्य योगदान होता है। मानवीय पूंजी निर्माण में विनियोग से श्रम की कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है ना। जब आप बड़े होंगे, जब आप पैसे कमाना लगोगे, तो इसके कारण देश में बहुमूल्य योगदान मिलता है ना। देश के आर्थिक विकास में मानवीय पूंजी निर्माण से बहुमूल्य योगदान मिलता है, क्योंकि देश की इससे आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, आर्थिक जो दर होती है वे भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आपका ये होता है ना। मानवीय पूंजी निर्माण अर्थात मानव जब पूंजी का निर्माण करने लग जाता है, हम उसे मानवीय पूंजी निर्माण कहते हैं। और मानव पूंजी का निर्माण शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है। देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होने के कारण है ना। भारत में जो है मानव पूंजी का निर्माण का स्तर जो है वह काफ़ी कम है ना, बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। तो आपको बताना है कि इसके क्या क्या कारण है। तो देखिए, आपको यहाँ पर छोटे आंसर दिए गए हैं, पॉइंट में आंसर दिए गए हैं, आपको ऐसा नहीं लिखना है। यदि आप ऐसे लिखेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आपको करना क्या है, जो पॉइंट दिए हैं पॉइंट तो लिखना ही है ना। कम से कम 4 पॉइंट आप लिख दीजिएगा और उनके अंतर्गत आपको डिटेल लिखना है। तो देखिए, भारत में मानव पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होने के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है, निजी क्षेत्रों की रुचि ना लेने के कारण स्तर निम्न हुआ है ना। जो प्राइवेट कंपनी होती है, जो निजी क्षेत्र होते हैं, जो प्राइवेट कंपनी होती है, वे मानव पूंजी निर्माण में रुचि नहीं लेती है, वे देश को योगदान नहीं करती है। तो ऐसे आप डिटेल में लिख सकते हैं। इसका अंदर आपको डिटेल में लिखना है कि जो निजी कंपनी होती है, जो निजी क्षेत्र होते हैं, वे रुचि नहीं लेते हैं, मानव पूंजी के निर्माण में रुचि नहीं लेते हैं, वे देश को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार से आप डिटेल लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, भारत में लोगों के परंपरागत व रूढ़िवादिता से ग्रस्त होने के कारण, है ना। हमारे घर में आपको देखने को मिल जाएंगे कई हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, जो पुराने सोच वाले व्यक्ति होते हैं, वे सोचते हैं कि क्या करेंगे अच्छी शिक्षा लेकर, क्या करेंगे हम ये फालतू के चौचले पहाड़ के, इससे हमें क्या मिल जाएगा। तो ऐसी जो सोच होती है वे रूढ़िवादिता और परंपरागत सोच होती है। इसके कारण व्यक्ति जो है मानव पूंजी के निर्माण नहीं कर पाता है। तो ऐसे आपको डिटेल में लिख देना है। इसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, नई तकनीक को अपनाने में बाधा उत्पन्न होने के कारण, है ना। कई लोगों की सोच जो होती है पुरानी होती है, वे परंपरागत रूप से खेती करना चाहते हैं, लेकिन और वे नई तकनीक को अपनाने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि हम यदि हम बैल से बखराई करें तो हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको पता होगा बैल से बखराई करने में जहाँ 4 दिन लगते हैं, वहीं पर यदि आप ट्रैक्टर को लेकर आए तो उससे आसानी से 2-3 घंटे में बखराई हो जाती है। तो इस प्रकार से वे नई तकनीक को अपनाने में डरते हैं, और नई तकनीक अपनाने से फ़ायदा मिलता है कि जो उत्पादन होता है बहुत तेज़ी से होता है। तो इस प्रकार जो नई तकनीक को अपनाने में बाधा उत्पन्न होने के कारण भी आप, है ना, मानव पूंजी निर्माण का स्तर कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आप डिटेल लिख सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं जनसंख्या में वृद्धि के कारण, है ना। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो संसाधन का उपयोग करने वाले व्यक्ति तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो उत्पादन करता है वे व्यक्ति कम हो जाते हैं। अर्थात खाने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन कमाने वाले लोग कम होते हैं। आप समझ सकते हैं, यदि किसी परिवार में 10 सदस्य हैं और 10 सदस्य में से केवल 2 सदस्य ही काम कर रहे हैं, 2 सदस्य ही पैसा कमा रहे हैं, अर्थात वहाँ पर खाने वाले लोग 8 है लेकिन कमाने वाले लोग केवल 2 है। तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के कारण भी भारत में मानव पूंजी निर्माण का स्तर कम होता है। इस प्रकार से आप डिटेल लिख सकते हैं। चलिए, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना। आपको 7 क्वेश्चन याद कर लेना है, आपको अच्छे से समझ लेना है। इन्हीं में से आपके वार्षिक परीक्षा में प्रश्न देने को मिलेंगे। बोर्ड ने साफ साफ कह दिया कि आपको प्रश्न बैंक में से ही आपको वार्षिक परीक्षा में प्रश्न देने को मिलेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव पूंजी किसे कहते हैं, है ना। आपको बताना है कि मानव पूंजी का अर्थ क्या होता है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत बताना है ना, कि कहाँ कहाँ से मानव पूंजी का निर्माण होता है। तो देखिए, मानव पूंजी का अर्थ क्या होता है, मानवीय संपत्ति, मानव पूंजी ज्ञान, कौशल, अनुभव और सामाजिक गुणों का योग है। अर्थात मानव पूंजी का निर्माण किससे होता है, जब व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, कौशल को प्राप्त करता है, उसके अंदर कुछ स्किल डेवलप होती है, कुछ अनुभव प्राप्त होता है, और सामाजिक गुणों के जो योग है हम उसे मानव पूंजी कहते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है ना। जब मानव ज्ञान लेता है तो उससे बुद्धि का विकास होता है, जिसके कारण वे मानव पूंजी के निर्माण कर सकता है। तो देखिए, मानव पूंजी निर्माण के क्या क्या स्रोत है, पहला क्या है, आंतरिक स्रोत है, दूसरा है बाह्य स्रोत। आपको इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि 4 अंक का प्रश्न आएगा। फिर आप लिखेंगे, पहले हम
लिखेंगे फिर हेडिंग मानव आंतरिक स्रोत का अर्थ व उदाहरण। तो देखिए आंतरिक स्रोत का अर्थ क्या होता है, आंतरिक से आपको समझ में आ रहा होगा अंदर का, है ना, अर्थात आंतरिक स्रोत का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था के अंदर से है ना, देश के अंदर जो भी अर्थव्यवस्था उपलब्ध है उससे जो शिक्षा हासिल करेगा, है ना, तो उससे जो है मानव पूंजी का निर्माण करेगा उसे हम मानव पूंजी कहेंगे, है ना, इसके जो स्रोत हैं। तो देखिए उदाहरण के तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, है ना, जब व्यक्ति शिक्षा लेगा, जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब वह प्रशिक्षण लेगा तो वह मानव पूंजी का निर्माण कर सकता है। दोस्तों देखिएगा बाह्य स्रोत का अर्थ, है ना, तो बाह्य स्रोत का अर्थ किसी देश की भौगोलिक सीमा के बाहर की अर्थव्यवस्था से है ना, जैसे मान के चलिए कई व्यक्ति जो है वे देश में पढ़ना नहीं चाहते हैं, वे बाहर से शिक्षा लेकर आते हैं, बाहर से शिक्षा लेते हैं और वे बाहर से पैसा कमाते हैं, तो इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान होता है ना, तो अर्थात हम इसे बाह्य स्रोत भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यही लिखा है, जब व्यक्ति अन्य देशों में जाकर अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं, विदेशों से कुशल प्रशिक्षकों को बुलाकर अपने यहाँ के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है ना, जब व्यक्ति बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, बाहर के कॉलेजों में पढ़ते हैं, जैसे कि कई लोग अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से शिक्षा हासिल करते हैं और धन कमाते हैं, तो इस प्रकार से हम बाह्य स्रोत भी कह सकते हैं, है ना। तो आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत दोनों मानव पूंजी निर्माण में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज के इस वीडियो में, है ना, अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दिया हूँ। आप नोट्स बना लेना और इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।